अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा आपकी खिदमत में आ रहा हूँ। ये हमारा रूटीन में कुछ चीज़ें हम लोग आम करवाते हैं रूटीन में चेकअप के लिए। लोगों को नॉलेज है, हर बंदा जानता है कि ये सीपी और सीबीसी, सीपी कंप्लीट पिक्चर है, सीबीसी होता है कि उसके जो फ्रैक्शंस हैं उसका काउंट है, ईएसआर है। लेकिन मेजॉरिटी को पता नहीं होता, छोटी सी ऊपर नीचे हो जाए तो घबरा के दोबारा टेस्ट कराते हैं और डॉक्टरों के पास आके बताते हैं। तो सीबी या सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, सीपी कंप्लीट पिक्चर है, और ईएसआर अलहदा एक और टेस्ट है, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। ये मोस्ट कॉमन टेस्ट है। ये एवेल्युएट करता है कि हमारे रेड सेल कैसे हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल कैसे हैं, प्लेटलेट कैसी हैं। आए दिन वास्ता पड़ता है, ख़ास तौर पे प्लेटलेट की बहुत अवेयरनेस है। लोग डेंगी वेंगी में प्लेटलेट कम हो जाते तो बड़े परेशान होते हैं। ये ओवरऑल किसी चीज़ का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। ये नहीं है कि ये सर है तो कोई चीज़ डायग्नोज हो जाती है, ऐसे नहीं होता। ये सर एक सपोर्टिव टेस्ट है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं कि मसलन किसी को खून की कमी तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, और ट्रीटमेंट को एवेल्युएट भी करते हैं। किसी को दवाई दी जाती है किसी बीमारी से तो ईएसआर या ज़्यादा है या डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा है तो फिर उसको दोबारा करते हैं, या प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो उसको एवेल्युएट दोबारा करते हैं कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो उसको एक ये डायग्नोस्टिक वैल्यू है इसकी, लेकिन डायरेक्ट किसी चीज़ को डायग्नोज नहीं करता, सपोर्ट करता है। और फिर ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने का तरीका है, बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, काफ़ी देर से लोग कर रहे हैं इसका। कोई काउंट वाउंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। हमारा जब मैं अब दोबारा प्लेटलेट्स के बारे में, बीएसआर के बारे में बताऊंगा, तो हम लोग जो हाउस जॉब कर रहे थे तो हमारा ड्यूटियाँ होती थी। और जो फॉर्मर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जो बाद में मैंने बताया आरजीएच हो गया था, रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल, फिर बीबी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उसका नाम बीबी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल लग गया। तो वहाँ पे वार्ड 4 होता था, मेल वार्ड था, बड़े बेड थे हमारे पास, 40 के करीब बेड थे, जिसमें अकेला मैं और दूसरा एक हाउस अफसर था। एक वार्ड 6 होता था, फीमेल वार्ड था, उसमें देखते तो उसमें हम लोग ये रूटीन में किया करते थे। हमारे पास काउंटिंग चैम्बर होता था, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन होती थी, हम यूरिन को भी करते थे और ये भी करते थे, ईएसआर भी देखते थे। और भी हम कभी कभी वार्ड के अंदर, तो हमारी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी थी, हम स्टर्नल पंक्चर करके बोन मैरो एस्पिरेट करते थे, उसकी स्लाइडें बना के इवन स्टेन करके उनको देते थे। लेबॉर्ट्री वालों को तो सर्च करते थे। 1852 में एक हैरी था, उसने पहली बार पब्लिश किया था कि प्रोसीजर कि किस तरह आप इनको काउंट काउंट करते हैं इनका, और उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये जो है ना फर्स्ट था, और स्लाइड के ऊपर डाल के, आम नॉर्मल स्लाइड होती थी, तो काउंट के जी डब्ल्यू से सेल कैसे है, इतने कितने काउंट है। तो ये बड़ी अर्ली 1852 की बात है। फिर 1874 में आ गया एक लुइस था, उसके साथ कोई एक दूसरा था, वो उसने हिमेटोमीटर बना दिया। हिमेटोमीटर भी एक माइक्रोस्कोप, स्पेशल माइक्रोस्कोप को स्लाइड के ऊपर ब्लड को फैला के तो देखा करता था कि सेल कितना। तो ये अगली एडवांसमेंट थी। इसके बाद ये फिर कोई 19th सेंचुरी में पॉल एरलिच था और एक रोनस्की था, रशियन था, उन्होंने डेवलप किया था स्टेनिंग टेक्निक्स। हम जो देखा करते हैं अब इसके अंदर हमें पता नहीं चलता डब्ल्यूबीसी के मुख्तलिफ तरह के हैं, तो उनमें वो मुख्तलिफ डाई के साथ मुख्तलिफ स्टेन करते हैं, तो उस स्टेन से उनकी रिकग्निशन में आसानी हो जाती थी। तो बड़ी इम्प्रूवमेंट थी। उसने इसको ज़रा पता किया, रशियन ने और पॉल एरलिच ने। तो हमें जैसे ईओसिनोफिल है, उसका कौन सा स्टेन से कैसा वो पिंकिश सा नज़र आता है, वो हुआ। फिर उसके बाद कोई 1929 में भी कोई एक हम और थे, वो उन्होंने भी ये इंट्रोड्यूस किया था फिर कि हेमेटोक्रिट मेथड किया था विनथ्रॉप के नाम से। विनथ्रॉप में भी वो देखते हैं कि उसका रेड सेल के बारे में कि उसका साइज कितना है, उसको एमसीवी कहते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी एक रेड का साइज कितना है। और उसके बाद वो एमसीएच होता था, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, कंटेंट कितने हैं, वो मेजर करते थे। 1953 के करीब आई थिंक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था, जब उन्होंने आपने
कोई ये एक थे, उन्होंने इसका एक कोल्टर कल के नाम था, उन्होंने इसका ये किया था प्रिंसिपल के जी कि इसको कैसे ऑटोमेटिकली कैसे देखा जा सकता है। उन्होंने ऑटोमेटिक एक मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट निकाला जो आजकल भी इवन इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डालने से ये सेल काउंट्स के बारे में पता चल जाता है। 1970 में जो अब तक भी चल रहा है, इंट्रोड्यूस हो गया था ऑप्टिकल मेजरमेंट, कि आपको एक वो एक करके लाइट डाल के और लेज़र के साथ ये बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ मशीन वो असेसमेंट करती थी, इसमें ह्यूमन एरर होता ही नहीं था। और वो डिफरेंशियल काउंट है, आइडेंटिफाई कर लेता है मुख्तलिफ तरह के जो सब टाइप होती है ना, जैसे ईओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, बेजोफिल है, मोनोसाइट्स हैं। तो ये 1970 में हुआ था और अब तक यही चल रहा है। जहाँ तक प्रोसीजर का है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जाते हैं, तो अगर आपने सीबीसी लेना है तो वो एक उसके अंदर कोई क्लॉट ना होने वाली दवाई ईडीटीए डालते हैं। दो तरह की दवाइयाँ हैं, एक ईडीटीए, एक एसिड साइट्रेट होता है। एसिड साइट्रेट में सीपी नहीं लेते, एसिड साइट्रेट में ईएसआर लेते हैं। तो अगर कोई बंदा आपका वो लेबोरेटरी वाला आपका सीपी और आपका गैस ईएसआर का है वो एक ही बॉटल में ले लेता है, इसका मतलब वो उसमें एरर होगा, वो ठीक नहीं है। तो ईडीटीए से सीपी होता है, सीपी रख के वो लोग करते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ पे अब लेबोरेटरी डायरेक्ट नहीं है, बहुत सारे पिकअप पॉइंट्स बन गए हैं। तो मैं उनसे पूछा करता हूँ हमारे दोस्तों से कि ये कहते नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली अगर रूम टेम्परेचर में सीपी को करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 8 आवर्स स्टेबल रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। प्लेटलेट तो 4 घंटे से ज़्यादा सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है, उसमें क्लम्पिंग शुरू हो जाती है और उसका प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो इसलिए अगर कोई बंदा, आप किसी को 8 बजे ब्लड दें, वो उसको 2 बजे भेजे और वो 4 बजे देखा जाए मेन लैब में, तो इसका मतलब है एरर होगा उसके प्लेटलेट काउंट में। तो फिर जो ये ग्रुपिंग की वजह से प्लेटलेट काउंट एरोनियसली यानी गलत तौर पे कम पता चलते हैं, तो उससे डायग्नोस्टिकली प्रॉब्लम होता है। अगर आपने ईएसआर लेना है, वो आपका एसिड साइट्रेट में लेते हैं, और भी कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ईएसआर एसिड साइट्रेट में लिया जाता है। अगर एसिड साइट्रेट में नहीं लिया जाता, ईडीटीए के साथ ही कर देते हैं, फिर वो करेक्ट नहीं होगा। तो बड़ा ये चीज़ें हैं जो कि सिंपल हैं, परेशान नहीं होना। इसके काउंट डिफरेंट है, ये नहीं होता किसी का ईएसआर है वहाँ पे आगे रेफरेंस से लिख देते हैं 10 मिलीमीटर पर आवर। तो ये जो है ना, ये उससे ये लाजमी नहीं है कि वो आप घबराएं। ईएसआर जो है ना वो 20-30 भी हो तो आप नॉर्मल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग, मुझे वार्ड 4 का याद है कि ईएसआर से बनता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट का मतलब है कि आपने ब्लड ले लिया, वो क्लॉट नहीं करता क्योंकि ईडीटीए में है, तो कितनी देर में एक लंबी सी ट्यूब होती है, आप समझ लें कि 100 मिलीमीटर की होगी, तो उसके अंदर कितनी जल्दी जो रेड सेल है नीचे बैठते हैं, नॉर्मली बैठते हैं, लेकिन 10 से 10, 12, 15, 20, 30 तक भी ठीक रहता है। इससे ज़्यादा बैठें तो अब नॉर्मल है। अगेन किसी चीज़ का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव टेस्ट है जिससे पता चलता है। हम लोग, हमारे यहाँ पे मुझे याद है वार्ड 4 के छोटा सा कमरा होता था लैब, उसके अंदर हमने स्टैंड रखे होते थे, कैपिलरीज होती थी बारीक जिसके अंदर था। तो बड़ा जल्दी का ज़माना है, मस्ट भी कोई 81, 82 वगैरह में हम लोग उधर किया करते थे। उस ज़माना बड़ा अजीब था, हमें अवेयरनेस ही थी, हेपेटाइटिस बी सी अभी आए नहीं थे, HIV का भी कोई दौर दौरा नहीं था। तो मुझे याद है कि असूली तौर पे आपको सीपी के ब्लड में पिपेट लेके उसको दबा के उसके ब्लड में देते थे, तो जब पिपेट को छोड़ते थे वो सक्शन से कॉलम ब्लड उसके अंदर आ जाता ट्यूब में। हम फिर देखते थे 100 मिलीमीटर आने पे नीचे ऊपर से उसको हटा के ऊपर उंगली रख देते थे, वो गिरता नहीं था ब्लड। तो हम स्टैंड पे खड़ा कर देते, मेरे पास मेरा ख्याल है 8-9 स्टैंड होते थे, 8-9 में हम वक्त 8 ईएसआर लगा देते थे और टाइम देख लेते थे कि 8 बजे आए तो हमने पूरे 1 घंटे के बाद देखना है कितनी जल्दी रेड सेल जो है ना वो नीचे आ जाते हैं, ऊपर सुपरनेटेड सीरियम ऊपर रहता है।
तो ये बड़ा बात है, उसके अंदर हमें लिख लेते थे इसकी वैल्यू क्या है। यही टेस्ट अगर आप सिंपल ब्लड लेके 1 घंटा खड़ा करना है, आप चले जाएं चुगताई लैब पे, आप चले जाएं किसी भी लैब में। एक बार मैंने जाके वहाँ पे इनसे पूछा था, आगा खान वगैरह से, तो वो 1400-1500 ले रहे इस चीज़ का। सिंपल ब्लड खींचना है, उसको 1 घंटा खड़ा रखना है और देखना कितनी जल्दी और कितने रेड सेल सेटल किए हैं। तो नॉर्मली इतना ज़्यादा सेटल नहीं करते। तो मेरे जहन में क्वेश्चन था कि ये लोग पूछते भी हैं, मोस्टली लोगों को पता नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि इन चीज़ों सेल के ऊपर चार्ज होता है। तो चार्ज होता है, जब चार्ज की वजह से वो सेल इकट्ठे नहीं होते। तो अगर कोई बीमारी है, इन्फेक्शन है जिसमें कोई प्रोटीन है, जैसे फिब्रिनोजन है, या इसके अलावा कुछ ये हेपरिन वेपरिन भी होती है, ये अगर आप उसके अंदर आ जाती है तो उसकी वजह से वो जो रेड सेल के ऊपर चार्ज है ना, उसको न्यूट्रल कर देती है। तो वो फिर अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाके वो रोलेक्स फॉर्मेशन है, जैसे उसके अंदर वो क्लम्पिंग हो जाती है, तो उनका वजन ज़्यादा हो जाता है। जो सीरम से सुपरनेट्रेंट जो है वो नीचे जल्दी बैठते हैं। तो एक तरह का इंडिकेटर है। हेपरिन एंटी कोगुलेंट है, वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, और ये फिब्रिनोजन और दूसरी प्रोटीन जो है ना, सेल रेड सेल के ऊपर से चार्ज खत्म कर देती है। चार्ज खत्म होकर वो नीचे आ जाते हैं। तो सादा सा टेस्ट है, लोग लगा दाव लगा रहे हैं। कोई 800 ले रहा है, तो कोई इससे भी ज़्यादा ले रहा है, कोई उसमें साइट्रेट में ले रहे हैं जिसमें वैसे ही गलत होता है। वो ईडीटीए में लेना चाहिए। कुछ कहते हैं जी आधा घंटा में वो उसको कर लेते हैं, आधा घंटा रख के जल्दी में और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी गलत है। पूरा 1 घंटा खड़ा होना चाहिए, उससे ही आपका पता लगता है कि एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट यानी ईएसआर कितना है। डायग्नोस्टिक वैल्यू है। मैं यहाँ इस पे ख़त्म करता हूँ कि ये सब सादा टेस्ट है, हम लोग बड़े फ्रीक्वेंटली करते थे, कोई खर्चा होना नहीं चाहिए। 10, 20, 30 रुपए ले लें एक ट्यूब के, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पैसे लैब्स वाले ले रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, घबराए नहीं। छोटा मोटा ऊपर नीचे सेल काउंट होते हैं, तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि आपका अगर ESR 20 हो गया, वहाँ पे अगर रेफरेंस 10 लिखा हुआ है तो आप बहुत बीमार हो गए हैं। कोई बीमार नहीं है, तसल्ली रखें इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।